पार्ट 2 की शुरुआत होती है साल 2007 से, जहां जेनिया को स्कूल की टीचर और काउंसलर ने ऑफिस में बुलाया होता है। उन दोनों के चेहरे पर टेंशन होती है क्योंकि जेनिया के फेस पर काफी गहरी चोटें हैं। अब टीचर और काउंसलर को तो लगता है कि शायद जेनिया या तो स्कूल में बुली हो रहा है या फिर स्कूल के बाहर कोई उसे परेशान कर रहा है। इसलिए काउंसलर उससे प्यार से पूछती है, जेनिया सच बताओ, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? बताओगे तो हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। टीचर और काउंसलर क्लियरली चाहते हैं कि जेनिया खुलकर बात करे, लेकिन जेनिया कुछ नहीं कहता, जैसे उसकी आंखों में किसी चीज का डर हो और उसे चुप रहने की आदत हो गई हो। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जेनिया के डैड उसकी मॉम को मार रहे थे तो जेनिया अपनी मॉम को बचाने आता है, लेकिन उसकी मॉम उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। फिर दिखाते हैं कि जब वो अपनी जॉब पर होता है और बर्तन धो रहा होता है, तब वहाँ कुछ लोग उससे कर्ज वसूलने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उसके डैड ने उनसे बहुत सारा पैसा उधार लिया होता है और अब चुकाने की जगह डर कर घर में छिप कर बैठा है। इसलिए ये लोग जेनिया को पकड़ते हैं और उसे थोड़ा बहुत मारते हुए कहते हैं कि अगर तेरा बाप एक हफ्ते में नहीं मिला तो हम सारा पैसा तुझसे वसूलेंगे, और ये धमकी देकर वो तो वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आकर जेनिया को पता चलता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को फिर मारा है, तो इस बार तो वो उनसे लड़ने लग जाता है। तो अब उसका बाप भी उसे जानवरों की तरह मारता है, यानी उसकी जिंदगी स्कूल से ज्यादा तो घर पर डेंजरस थी। खैर, वो ये सब टीचर और काउंसलर को नहीं बताता और झूठ बोलता है कि मैं बाइक से गिर गया था और वहाँ से चले जाता है। यानी जेनिया बचपन से ही अपना दर्द छुपाकर जीना सीख चुका है। दूसरी तरफ हमें शियाओ को दिखाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए जा रही होती है और फिर अचानक वो सब छोड़कर स्कूल की रूफटॉप पर आ जाती है अपना बैलेट डांस की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वो स्कूल के डांस टीम का हिस्सा है। अब ऑफिस से निकलकर जेनिया भी जाने अनजाने में रूफटॉप पर आ जाता है और शियाओ को डांस करते देख चुपचाप खड़े होके उसे देखने लगता है। उस मोमेंट पर उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ा सा सुकून दिखाई देता है। अब जैसे शियाओ की नजर जेनिया पर जाती है तो वो थोड़ी सी चौंक जाती है और ऑकवर्ड भी हो जाती है। तभी जेनिया के पेट से आवाज आती है तो शियाओ हंस पड़ती है और उसे अपना टिफिन खाने को दे देती है। जेनिया पूछता है, क्या तुम नहीं खाओगी? तो वो कहती है, मैं डांस टीम का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझ पर प्रेशर होता है कि मैं अपना खाना लिमिट में खाऊं और वेट मेंटेन करूं, इसलिए तुम मेरा टिफिन खा लो। अब जेनिया टिफिन खोलकर चिकन लेग खाने लगता है। तब तो चिकन लेग को देख शियाओ की जीभ लबलबाने लगती है और वो उसे देख खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, लेकिन जेनिया ऑलरेडी वो खा चुका था, इसलिए अब दोनों स्कूल में छुप छुप कर चिकन लेग बेंटो खरीदने चाहते हैं, जैसे उनके लिए ये कोई छोटा सा एडवेंचर हो, और वापस रूफटॉप पर आके बैठकर खाना खाते हैं, यानी चिकन लेग। वैसे देखा जाए तो शियाओ की जिंदगी सिंपल और वार में बिल्कुल जेनिया से उल्टी। खैर, तभी बेल बजती है और शियाओ मुस्कुराते हुए जेनिया से कहती है, कल भी हम इसी वक्त पे यहीं मिलेंगे और मेरा लंच कल भी तुम खा सकते हो। ये कहकर चली जाती है और ये जेनिया की जिंदगी का शायद पहला नॉर्मल और खुशी वाला मोमेंट होता है। अब जब रात को वो अपनी जॉब पर बर्तन धो रहा होता है तो शिया को याद करते हुए मुस्कुराने लगता है। तभी उसे उसका बॉस बुला लेता है और उसकी महीने की सैलरी देता है। इवन उसने जेनिया को थोड़े पैसे ज्यादा ही दिए थे उसकी मेहनत के, और वो पैसे जेनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जब वो घर जाने लगता है तो उसे रास्ते में फिर वही डेप्ट कलेक्टर मिल जाते हैं जिनसे उसके डैड ने उधार लिया है। अब वो लोग जेनिया से पूछते हैं, तेरा बाप कहाँ पर है? तो जेनिया झूठ बोल देता है कि मुझे नहीं पता, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके शरीर पर लगी चोटों को देख वो समझ जाते हैं कि जेनिया झूठ बोल रहा है, इसलिए अब उसके सारे पैसे छीन लेते हैं वो लोग और बोलते हैं कि अब तो हम पैसे तेरे से ही वसूलेंगे। अब यहाँ से बेचारा जेनिया और भी फंस जाता है। अब वो घर पहुंचकर जल्दी से अपनी मॉम को घर से बाहर ले जाता है और यहाँ रिवील होता है कि जेनिया ने जानबूझकर अपने बाप का पता डेप्टर को दे दिया था ताकि वो लोग उसके पीछे ना पड़े। जब उसकी मॉम को ये पता चलता है तो वो तो गुस्से में उसे थप्पड़ ही मार देती है और कहती है कि वो इंसान चाहे जैसा भी हो लेकिन वो तुम्हारा बाप है। अब वो वापस घर जाकर अपने पति को बचाती है और
एक चेक लिखकर उन डेप्टर्स को पैसे दे देती है और जेनिया बाहर से देखता है कि उसके माँ बाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं। तो उसे लगता है जैसे वो इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। उस पल जैसे उसके अंदर कुछ टूट सा जाता है और वो गुस्से, दर्द और कंफ्यूजन में शियाओ की शॉप तक भाग कर जाता है। लेकिन जब वो उसे अपने पेरेंट्स के साथ हंसते हुए देखता है तो रुक जाता है, क्योंकि वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसे लगता है कि कहीं उसकी दर्द भरी जिंदगी में आकर शियाओ की भी खुशियां खत्म नहीं हो जाए, इसलिए वो उससे बिना मिले चले जाता है। अब अगले दिन शिया स्कूल की छत पर जेनियाओ के आने का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो तो आता ही नहीं। अब डांस प्रैक्टिस के दौरान उसका अच्छा परफॉर्मेंस देख टीचर उसे फंक्शन में सोलो डांस परफॉर्म करने को कह देती है। उसके सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं, लेकिन शियाओ की इस सक्सेस से एक लड़की के चेहरे पर जलन साफ साफ दिखाई देती है। अब जेनिया जब कॉरिडोर से गुजरता है तो शिया उसे देखकर हाथ हिलाती है, लेकिन जेनिया उसे इग्नोर करके चले जाता है और यहीं से उनका कनेक्शन टूटने लगता है। तभी एक ब्लैक तितली उसके पास आती है और अचानक सीन बदल जाता है और एकदम डार्क हो जाता है। जेनिया अपने हाथ में हथियार लिए हुए चैन इनिया नाम की लड़की के पीछे पड़ा होता है, वो भी रात के टाइम जंगल में, और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। अब इनिया भागते भागते गिर जाती है और रोते हुए पूछने लगती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन जेनिया बिना जवाब दिए उसे मार डालता है। इनिया तो मर चुकी होती है, पर फिर भी वो उस पर वार करता रहता है जब तक उसके अंदर का तूफान शांत नहीं हो जाता। और तब भी उसके आसपास काली तितलियां घूमती रहती है और यहीं से एक विक्टिम से किलर का सफर शुरू होता है। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, यानी 2023 में, और पिनियो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खोई हुई खड़ी होती है, जैसे उसे पता ही नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंची। अब पुलिस वाले उसकी कजिन को कॉल करके स्टेशन बुलवाते हैं और वो पिनियो को अपने बार ले जाती है और पूछती है, तुम स्टेशन पर क्या कर रही थी और तुमने मेरा फोन क्यों काटा था कल रात। पिनियो को बिल्कुल भी याद ही नहीं होता कि वो ट्रेन स्टेशन तक कैसे पहुंची। उसके लिए ये पूरी सिचुएशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और डरावनी होती है, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब रात को काम करते टाइम वो अपनी कजिन को बताती है कि उसने फिर से उस लड़की को देखा, तो तभी वो लड़की अचानक उसके सामने आ जाती है, जो कोई और नहीं शियाओ होती है। तभी अचानक माहौल एकदम चेंज हो जाता है और शिया उसे अपने पीछे एक म्यूजिक रूम तक ले जाती है, जिसमें उसका फेवरेट गाना बजता है, लेकिन वो वहाँ पर होती ही नहीं है। फिर अचानक वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। पिनियो जब उस रूम में जाती है तो वहाँ बैलेट शूज पड़े हुए होते हैं और फिर अचानक वो ट्रेन स्टेशन पर आ खड़ी होती है। अब प्रेजेंट में पिनियो अपने ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि वो तो ऑफिस से घर के लिए निकली थी और लिफ्ट में रोते हुए जाती हुई दिखती है, लेकिन पिनियो को तो ये सब याद ही नहीं होता और उसे लगने लगता है कि शायद उस लड़की की आत्मा ने उसे पजेस कर लिया था। अब उसे डर लगता है कि वो खुद अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख पा रही। अब जब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि पूरे घर में जेनिया के केस के पेपर्स बिखरे पड़े हैं। पिनियो को ये समझ नहीं आता कि शियाओ की आत्मा ने उसे पजेस क्यों किया था। तब उसकी कजिन उसे शांत करने लगती है। तभी उसका बॉस यानी तावे उसे कॉल करके काम पर बुला लेता है। अब डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में वो दोनों ऑफिसर लाओ का इंटरव्यू लेने आए होते हैं, जो कि जेनिया के सीरियल किलिंग केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड थे। ऑफिसर लाओ उन दोनों को बताते हैं कि जेनिया ने जब पहला मर्डर किया था तो बिल्कुल केयरलेस और जल्दबाजी में किया था, जैसे उसने बिना सोचे समझे अपने इमोशंस के फ्लो में आकर मर्डर कर दिया हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जेनिया के बाकी मर्डर्स और ज्यादा प्लान्ड और केयरफुल हुए, यानी वो अपने गुनाहों का एक सबूत तक क्राइम सीन पर नहीं छोड़ता था और धीरे धीरे वो इमोशनलेस और कोल्ड ब्लडेड होता चला गया। ऑफिसर लाओ उन दोनों को और एक्सप्लेन करके बताते हैं कि जेनिया हर मर्डर के बाद क्राइम सीन इतना
अच्छे से साफ करता था कि पुलिस को भी क्लू नहीं मिलता था। वो बॉडीज को भी बड़ी प्लानिंग के साथ डिस्पोज करता था ताकि उसे कोई ट्रैक नहीं कर पाए। यहाँ तक कि वो इतना बेदर्द हो चुका था कि वो मर्डर्स वाले सीन पर आराम से बैठकर नूडल्स का बाउल खा लेता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब तावे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कि इनिया को मारने के बाद जेनिया ने जो चीजें जलाई थी क्या वो सबूत थे, क्योंकि तावे को लगता है कि शायद वो किसी क्राइम एविडेंस को मिटा रहा था। लेकिन ऑफिसर लाओ बताते कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कोई लीगल एविडेंस नहीं जलाया, बल्कि उसने इनिया के अपार्टमेंट से ली हुई फोटोज और बैलेट ड्रेस को जलाया था। एक सीन में दिखाते हैं कि जेनिया बैलेट ग्रुप की फोटोज इनिया की लाश के पास जला रहा होता है। इससे पता चलता है कि उसका ऑब्सेशन सिर्फ मर्डर तक लिमिटेड नहीं था। अब इंटरव्यू के बाद पर्सनली तावे उनसे एक और सवाल पूछता है कि आपके हिसाब से जेनिया में सबसे अलग बात क्या थी। तो ऑफिसर लाओ थोड़ा सोच कर जवाब देते हैं कि जब उसने कन्फेशन दिया तो वो हर चीज में सच बोल रहा था, जैसे उसने कितनों को मारा, कहाँ कहाँ मार कर फेंका, कब मारा, कैसे मारा, सब कुछ। लेकिन एक चीज है जो वो कभी नहीं बताता और वो है उसका मोटिव, कि उसने ये सब क्यों किया। ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत बड़े राज को छुपा रहा हो जो शायद सब कुछ बदल दे। अब पेन्यू घर आकर उस शियाओ की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है और डरते हुए कहती है कि प्लीज बिना बताए मुझे पजेस मत करना, जब तुम अचानक आ जाती हो तो मुझे डर लगता है। तभी डोरबेल बजती है और पिनियो की जान ही निकल जाती है, क्योंकि आस पड़ोस वालों ने पहले ही पिनियो को अजीब सी डोरबेल की आवाज के बारे में बताया था। अब वो घबराते हुए दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि उसकी कजिन आई है उसके लिए खाना लेकर। अब जाके पिनियो की जान में जान आती है। अब यूनचन पूरी रात पिनियो के साथ ही रुकी होती है, इस डर से कि कहीं वो नींद में फिर से स्लीप वॉक नहीं करने लग जाए। अब अगली सुबह जब पिनियो उठती है तो पता चलता है कि यूनचन पहले ही घर से चले गई थी क्योंकि उसे जरूरी काम था। फिर पिनियो भी जब ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो उसकी मुलाकात एक नेबर से होती है। तब पिनियो मौका देख उससे पूछती है कि मेरे से पहले मेरे फ्लैट में कौन रहता था। तो वो बताती है कि उस लड़की का नाम चैन एनिया था। अब ये सुनते ही वो तुरंत वापस घर आकर उस लड़की के बारे में डिटेल्स चेक करने लगती है। फिर वो अपनी कजिन यूनचन को फोन करके बताती है कि उसे चैन एनिया के बारे में पता चला है। वो ऑनलाइन उसकी फोटोज देख कहती है कि एनिया तो बिल्कुल भी उस यूनिफॉर्म वाली लड़की जैसी नहीं लग रही। वो अभी बस बता ही रही होती है कि यूनचन कहती है मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, और फोन कट कर देती है। अब यूनचन को दिखाया जाता है जो गुस्से में जेनियाओ से जेल में मिलने आई होती है और गुस्से में जेनियाओ को देख रही होती है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 2007 में जेनिया, शियाओ और यूनचन तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।